अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम वर्ब के ऊपर और वर्ब की प्रॉपर एप्लीकेशन के हवाले से हम बात कर रहे थे। उसी डिस्कशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं कि ये जो वर्ब है इसकी मज़ीद एप्लीकेशंस। देखिए लास्ट टाइम हमने वर्ब की जो प्रेजेंट फॉर्म थी, फर्स्ट फॉर्म, उसकी एप्लीकेशन के ऊपर बात की थी और उसमें एक तो ये कि एज फर्स्ट फॉर्म ये जो मुख्तलिफ टेंसेस के अंदर प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के अंदर इस्तेमाल होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब विल शैल के साथ ये वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म जो है ना ये इस्तेमाल की जा रही होती है। फिर इसी तरह कुछ मॉडल्स थे जहाँ हमने देखा कि जिनके साथ ये वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म जो है वो इस्तेमाल की जा रही होती है। उन मॉडल्स के अंदर मे, माइट, कैन, कुड, वुड, शुड, मस्ट, ये तमाम अल्फाज जिनके साथ हम वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद फर्दर हमने ये बात देखी थी कि ये जो वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म है ये हाफ इन्फिनेटिव के तौर पर भी इस्तेमाल होती है और हाफ इन्फिनेटिव के हवाले से हमने इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर लास्ट टाइम बात की थी कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जिनके बाद हम इसे हाफ इन्फिनेटिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और उन अल्फाज के अंदर हियर, सी, लुक, अपीयर और मेक, हैड बेटर, वुड वेदर, इस किस्म की एक्सप्रेशंस जो है ना, और नीड, डेयर, ये जो मतलब एक्सप्रेशंस हैं इनके साथ हमने हाफ इन्फिनेटिव की एप्लीकेशन के ऊपर बात की थी कि इन सालों के बाद जो है ना वो हाफ इन्फिनेटिव किस किस अंदाज में किस किस मीनिंग में जो है ना वो इस्तेमाल हुआ करता है। ये भी हमने लास्ट टाइम जो है ना वो बात की। अब आप ये देखें इसी वर्ब के हवाले से फिर ये भी लास्ट टाइम डिस्कशन के दौरान एक बात आ गई थी कि वर्ब की जो पास्ट फॉर्म है जिसको हम सेकंड फॉर्म जो है ना वो कहा करते हैं, वर्ब की जो पास्ट फॉर्म है सेकंड फॉर्म के तौर पर जो है ना वो जिसको हम आमतौर पर जानते हैं सेकंड फॉर्म के तौर पर, इसकी एप्लीकेशन का अगर हम अंदाज देखें एक तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप जानते हैं किसी न किसी पास्ट रूटीन के लिए इस्तेमाल होता है या फिर किसी भी पास्ट एक्शन के लिए एट अ सर्टेन टाइम, जो किसी गिवन सर्टेन डेफिनेट टाइम में, जैसे मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि वी completed our FSC in 2020। अब यहां पर आप देखें we completed our FSC in 2020, यानी ये जुमला उस वक्त आप बोल सकते हैं जब ये 2020 गुजर चुका होगा। आइंदा में फ्यूचर में जब आपको कोई कह रहा है कि आपने एफएससी कब की, कब कंप्लीट हुई, तो उस वक्त आप ये कहेंगे कि वी डिड आवर एफएससी या वी कंप्लीटेड आवर एफएससी इन 2020। इसी तरह इस वक्त अगर आप अपनी मैट्रिकुलेशन के हवाले से बात करें तो वी डिड आवर मैट्रिकुलेशन इन 2018 कि वी डिड आवर मैट्रिकुलेशन इन 2018। अब यहां पर आप देखें पास्ट टाइम है, सर्टेन पास्ट टाइम, उसके लिए आप जो टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट, वी डिड, वी कंप्लीटेड, ये आप पास्ट इंडेफिनिट और वर्ब की जो फॉर्म आप इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे वो सेकंड फॉर्म जिसको आमतौर पर हम जानते हैं और सही नाम उसका पास्ट फॉर्म है, उसका ग्रामर के अंदर सही नाम। एक तो ये इसकी एप्लीकेशन। फिर उसके साथ साथ ये भी देखें कि
ये वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है, बात सूरतों में हम इसको पास्ट सब्जेक्टिव के तौर पर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। पास्ट सब्जेक्टिव के तौर पर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे आमतौर पर आप ये देखें कि एक्सप्रेशन है इट इज हाई टाइम। अब ये जो एक्सप्रेशन है इट इज हाई टाइम, तो इसके बाद हम पास्ट सब्जेक्टिव जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इट इज हाई टाइम यू purchased a new compartment। अब यहां पर it is high time you purchased a new compartment। इसी तरह आप ये देखें, ये लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि जब हम would rather का इस्तेमाल कर रहे हैं तो would rather से पहले और बाद अगर सब्जेक्ट डिफरेंट हो गया, वुड रैदर से पहले सब्जेक्ट कोई और है, वुड रैदर के बाद कोई और सब्जेक्ट इस्तेमाल हो गया। जैसे मिसाल के तौर पर हम यूं बोलते हैं कि आई वुड रैदर यू इनवाइटेड हर टू द पार्टी। I would rather you invited her to the party। अब यहां पर आप देखिए would rather से पहले I एक और सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ, would rather के बाद you एक और सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। अब उसके बाद आगे जो फॉर्म इस्तेमाल हो रही है वर्ब की, वो सेकंड फॉर्म है पास्ट सब्जेक्टिव के तौर पर जो है वो इस्तेमाल हो रही है, सेकंड फॉर्म है यहां। और इसी तरह से आप ये देखें कि ये जो आपके पास वर्ब इस्तेमाल हुआ करता है बीईबी, आप ये वर्ब इस्तेमाल करते हैं बीईबी। आप गौर करें इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो आमतौर पर वॉज या फिर वर, और फिर थर्ड फॉर्म के तौर पर बीइंग इस्तेमाल करते हैं। और फिर आप ये भी ध्यान में रखें इज, एम, आर, ये जो मतलब तीन एक्सप्रेशंस हैं ये इसी बी की ही प्रेजेंट में ही तीन मुख्तलिफ सूरतें हैं। प्रेजेंट इसी बी की ही तीन मुख्तलिफ सूरतें, पास्ट में वॉज या वर, और फिर बी डबल ई एन बी ये पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म के तौर पर, और आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर बीइंग का लफ्ज़ आप अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा, यहाँ इसकी सेकंड फॉर्म के हवाले से हम चूंकि बात कर रहे हैं तो ये बात यहां पर खासतौर पर देखते चले जाने आप कि जब आप एक्सप्रेशंस इस्तेमाल कर रहे होते हैं एज इफ, एज दो, वुड दैट, आई विश, ये इस किस्म की एक्सप्रेशंस जब आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इसके बाद आमतौर पर जो आप वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो वर्ब इस्तेमाल करते हैं, और दरमियान में यहां पर जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर है या प्लूरल। दोनों सूरतों में आपके पास जो वर्ब है वो वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा। जब आपके पास ये पहले एक्सप्रेशंस आ रही हैं एज इफ, एज दो, वुड दैट, आई विश, इस किस्म की एक्सप्रेशंस जो है जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर जो वर्ब आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये असल में ये जो बीईबी है ये इसकी पास्ट फॉर्म है, जो यहाँ पर पास्ट सब्जेक्टिव के तौर पर जो है वो इस्तेमाल हो रही है। इसकी पास्ट फॉर्म है असल में बीईबी जो पास्ट सब्जेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। यानी आप सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे कि ही लॉव्स एज इफ ही एज इफ ही वर मैड। अच्छा, अब यहां पर गौर करें, ही लॉव्स है या ही लॉव्ड, प्रेजेंट में है या पास्ट, दोनों सूरतों में
एज इफ जब आपने इस्तेमाल किया तो आगे ये वर्ड है, इसको आप मतलब प्रेजेंट में नहीं बदल सकते, इसको फ्यूचर में नहीं लेके जा सकते, ये इसी तरह रहे। ये इस एज इफ की वजह से इसको कहते हैं वैसे आम जनरल टर्मिनोलॉजी में, आम फहम टर्मिनोलॉजी में इसे अनरियल पास्ट का नाम जो है ना वो दे दिया जाता है। अनरियल पास्ट का मतलब यही है कि हकीकत में ऐसा था नहीं मगर ऐसा लगता था कि शायद ऐसा हो, ऐसा है नहीं मगर ऐसा लगता हो कि शायद ऐसा हो। इसको जो है ना वो अनरियल पास्ट जनरल टर्मिनोलॉजी में कह दिया जाता है। वैसे ग्रामेटिकल फॉर्म में इसे पास्ट सब्जंक्टिव का नाम दिया जाता है। और यहां पर भी आप देख रहे हैं कि वर्ब की हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, पास्ट फॉर्म जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ब की। अच्छा, अब ये देखें कि ये जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी जिसको हम आमतौर पर थर्ड फॉर्म का नाम देते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, आमतौर पर हम इसको थर्ड फॉर्म कह दिया करते हैं आम समझने के लिए। उसकी एप्लीकेशन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि परफेक्ट, सिंपल परफेक्ट टेंसेस, सिंपल परफेक्ट टेंसेस चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर, उस सिंपल परफेक्ट टेंस के अंदर अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट है तो आपके पास हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैज, हैव इस्तेमाल होंगे और उसके साथ मेन वर्ब के तौर पर आप वर्ब की जो भी फॉर्म है उसकी थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह वो सिंपल परफेक्ट पास्ट में है तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आपके पास हैड है और आगे वही थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल। इसी तरह अगर आपका टेंस फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है तो यहां पर भी आप देखें कि आपके पास हेल्पिंग वर्ब के तौर पर विल या शैल और उसके साथ है और फिर उसके साथ फिर वही वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म जो है वो इस्तेमाल हो रही होती। ये अंदाज आप देखें तमाम के तमाम सिंपल परफेक्ट टेंसेस के अंदर हम ये अल्फाज, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ना वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी, पास्ट परफेक्ट में भी और फ्यूचर परफेक्ट में। एक तो ये बात। फिर आप ये देखें कि यही पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आप इसको इस्तेमाल करते हैं तमाम के तमाम टेंसेस के अंदर, चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर, तमाम के तमाम टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। शर्त क्या होगी कि वो पैसिव वॉइस में हो, पैसिव वॉइस के अंदर, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे वो पास्ट है, चाहे वो फ्यूचर, और इनके भी फर्दर जो भी एस्पेक्ट मौजूद प्रेजेंट में, चाहे वो इंडेफिनिट है जिसको आप सिंपल भी कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस है जिसको आप प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, परफेक्ट है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस आमतौर पर पैसिव वॉइस में इस्तेमाल नहीं किएगा। अब इन तमाम की जो पैसिव वॉइस बनती है उसके अंदर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हो। अच्छा, उसके अंदर आप ये देखिए कॉम्बिनेशन जरा समझ लें अच्छी तरह से कि ये पैसिव वॉइस का कॉम्बिनेशन BEB प्लस मेन वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ये जो BEB हमने इस्तेमाल किया इसका मतलब ये है कि आप इस बी की कोई ना कोई फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं है कि सिर्फ अकेला बी आप इस्तेमाल करेंगे,
इस बी की कोई ना कोई फॉर्म। यानी अभी जो हमने इसकी फॉर्म्स देखी हैं, जिसमें हमने कहा कि इज एम आर इसकी प्रेजेंट की ही डिफरेंट फॉर्म्स हैं। पास्ट में वॉज या वर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और फिर बी डबल ई एन बीइंग, और फिर बी ई आई एन जी बीइंग, और ये बजाते खुद बी। अब जब हम ये बी ई बी कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि द होल बी फैमिली, any member of the whole B family will be used, and then past participle of the main verb, and in this way you will form the passive voice of any sentence। किसी भी सेंटेंस की आप पैसिव फॉर्म जब लिखते हैं, बोलते हैं, बनाते हैं, तो आपको ये कॉम्बिनेशन जो है ना वो इसमें इस्तेमाल करना होता, किसी भी सेंटेंस, और चाहे वो कोई सभी टेंस क्यों नहीं। अच्छा, उसके अंदर आप ये देखते चले जाएं, आप आम हालत में किसी टेंस के अंदर वर्ब की, मेन वर्ब की जो भी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, पैसिव फॉर्म के अंदर आप बी की वही वाली फॉर्म इस्तेमाल करते थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पैसिव वॉइस बनेगा उसके अंदर बी की जो फर्स्ट फॉर्म है इज एम आर, इसे इस्तेमाल करें, साथ में पास्ट पार्टिसिपल लगाएं, थर्ड फॉर्म लगा। इसी तरह प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो उसमें आप इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। पैसिव वॉइस जब बनाएंगे आप तो बी की भी आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करें, इज एम आर के साथ बीइंग इस्तेमाल करें, और मेन वर्ब की फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगा दें। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हैज हैव के साथ आप थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। आप पैसिव वॉइस में हैज हैव के साथ बी की थर्ड फॉर्म लगाएं, बीन, और फिर आगे जो है वो मेन वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म लगाएं। इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस बी की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करें, वॉज वर्ब, और मेन वर्ब की वो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करें। इसी तरह आप प्रेजेंट पास्ट कंटीन्यूअस, जो पास्ट कंटीन्यूअस है उसके अंदर आप वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाते हैं मेन वर्ब की, उसकी जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वॉज वर्ब के साथ बी की आईएनजी फॉर्म लगाएं, मेन वर्ब की फिर थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल वो इस्तेमाल करें। इसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस से हैड के साथ आप थर्ड फॉर्म लगा रहे होते हैं, तो हैड के साथ बी की थर्ड फॉर्म यानी बीन इस्तेमाल करें, और फिर मेन वर्ब की फिर आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करें। इसी तरह आप फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर आते हैं, विल शब्द के साथ आप प्रेजेंट फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस के अंदर विल शब्द के साथ बी ओरिजिनल प्रेजेंट फॉर्म लगाएं विल बी, और मेन वर्ब की वही थर्ड फॉर्म। फ्यूचर कंटीन्यूअस आमतौर पर पैसिव वॉइस में इस्तेमाल नहीं किया जाता, रेयर केसेस में हो भी सकता है, तो उसमें फॉर्मूला वही है विल बी बीइंग और थर्ड फॉर्म हो जाएगा। पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, विल हैव और थर्ड फॉर्म है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, आप विल हैव के साथ बी की थर्ड फॉर्म बीन लगाएं और आगे मेन वर्ब की फिर पास्ट पार्टिसिपल। कोई सा भी पैसिव वॉइस आप बता रहे हैं उसमें आप बी की कोई ना कोई फॉर्म अटैच कर रहे हैं और साथ में पास्ट पार्टिसिपल, कोई सा भी आप पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिख रहे हैं। अच्छा, करेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इवेल्युएट करना कि हमें सेंटेंस पैसिव वॉइस में करेक्ट है या एक्टिव वॉइस में करेक्ट है, जो हमने सेंटेंस लिखा वो पैसिव वॉइस में होना चाहिए था कि एक्टिव वॉइस में होना चाहिए था, ये लास्ट टाइम में हमने बात की थी। अब फिर एक बार फिर उसको जो है ना वो ज़हन में रख लें कि ये डिपेंड कर रहा होता है इससे पहले सब्जेक्ट को, जो हमारा सब्जेक्ट, ये लास्ट टाइम भी हमने बात की थी और एक बार फिर यहाँ मैं उसको रिपीट कर देता हूं। देखो कि सब्जेक्ट जो है वो अगर डूअर ऑफ द एक्शन है, ये लास्ट टाइम हमने बात की थी, सब्जेक्ट अगर डूअर ऑफ द एक्शन है तो फिर बी के बाद हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। सब्जेक्ट अगर है रिसीवर ऑफ द एक्शन तो फिर बी के बाद हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है। जितने भी आप पैसिव वॉइस सेंटेंसेस लिखते हैं पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट हुआ करता है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है, डूअर ऑफ द एक्शन नहीं होता पैसिव वॉइस में।
कि उसके ऊपर काम हुआ होता है, वो काम कर नहीं रहा होता। तो जब वो रिसीवर ऑफ द एक्शन है तो फिर आपने पैसिव वॉइस में लिखना है, बी के बाद जो है वो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। करेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इस लिंक को समझना कि सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन है तो बी के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए, और अगर आपका सब्जेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन है तो फिर बी के बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। करेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस पॉइंट को जरूर ज़हन के अंदर रखें। अच्छा, अब यहां पर आप एक बात और देखें, अभी हमने ये पास्ट पार्टिसिपल की एप्लीकेशन के हवाले से हम क्योंकि बात कर रहे हैं, अभी बात हुई कि सिंपल परफेक्ट टेंसेस के अंदर हम इसको इस्तेमाल करें। उसमें आप ये देखेंगे सिंपल परफेक्ट टेंसेस की भी एप्लीकेशन कि किस किस्म का एक्शन हो जिसके लिए हम परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर देखें, अगर आप ये सेंटेंस लिखते हैं कि आई हैव सीन दिस मूवी लास्ट मंथ, अगर आप ये सेंटेंस लिखते हैं आई हैव सीन दिस मूवी लास्ट मंथ, तो मुमकिन है कि आपको लगे कि मैंने सही लिखा या सही बोला, क्योंकि उर्दू के अंदर आपके ज़हन के अंदर है हाँ बिल्कुल ठीक है पिछले महीने देखी थी मूवी। लेकिन इंग्लिश में ये लिखा गया या बोला गया सेंटेंस आई हैव सीन दिस मूवी लास्ट मंथ, इंग्लिश ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेंटेंस गलत है। ये ज़रूर है, इंग्लिश ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। जब आपने पास्ट टाइम जो है ना वो बता दिया, पास्ट टाइम जब आपने बता दिया तो उस सूरत में आप परफेक्ट टेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते। परफेक्ट टेंस पास्ट टाइम के साथ जो है वो गलत हो जाए। पास्ट टाइम के साथ आपने पास्ट इनडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करना है, यानी यहां पे आई हैव सीन की बजाय अगर आप यूं लिखते हैं ना आई सॉ दिस मूवी लास्ट मंथ, तो फिर ठीक, आई सॉ दिस मूवी लास्ट मंथ, तो फिर इस सिचुएशन में ये ठीक हो जाएगा, फिर गलत नहीं। लेकिन अगर लास्ट मंथ भी लिखा हुआ है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर देते हैं तो फिर ये गलत। तो ये खासतौर पर ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे कि जब आप पास्ट टाइम बता देते हैं, वो पास्ट टाइम 5 मिनट पहले का है या 5 सदियां पहले का है। पास्ट टाइम जब आप बता देंगे और फिर ध्यान में रखें कि वो पास्ट टाइम चाहे वो 5 मिनट पहले का है या 5 सदियां पहले, दोनों सूरतों में आपने पास्ट इनडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करना है, वहां परफेक्ट टेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। यानी आप ये देखें, मिसाल के तौर पर यहीं पे हम 2 एग्जाम्पल्स लिख देते हैं सेंटेंसेस। देखिए, हम कहते हैं ही लेफ्ट द रूम फाइव मिनट्स अगो। He left the room 5 minutes ago। अब यहां पर आप देखिए 5 मिनट्स अगो, हम कहते हैं 5 मिनट पहले वो कमरे से बाहर गया, तो उस सूरत में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस अप्लाई करते हुए वर्ब की पास्ट फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की। अगर हम ये कहते हैं कि द मुस्लिम्स conquered Spain in the start of 8th century, कि मुसलमानों ने 8वीं सदी के आगाज में स्पेन को फतह कर लिया। अब देखिए, इस वक्त 21वीं सदी है, 8वीं सदी मतलब आज से कोई 1300 साल पहले की बात कर रहे हैं, 13 सदियां पहले की बात कर रहे हैं।
1300 साल पहले की बात कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखें टेंस के एतबार से हमने यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही इस्तेमाल किया। द मुस्लिम्स कंकर्ड हमने लफ्ज इस्तेमाल किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया। यहाँ हमने कोई परफेक्ट टेंस नहीं इस्तेमाल किया। यहाँ पहले सेंटेंस के अंदर 5 मिनट पहले की बात थी और इस दूसरे सेंटेंस के अंदर 13 सदियां पहले की बात की हमने। लेकिन दोनों सूरतों में टेंस एक ही इस्तेमाल हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट, दोनों सूरतों। ये चीज जो है वो खास तौर पर आप ध्यान में रखेंगे कि जब सेंटेंस के अंदर आप मेंशन कर देते हैं कि इस टाइम पे ये काम होगा, चाहे वो 5 मिनट पहले का है या सदियां पहले का है, दोनों सूरतों में टेंस पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, वहां परफेक्ट टेंस गलत हो जाएगा। और परफेक्ट टेंस जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर आप ये देखें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब आप इस्तेमाल कर रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसके अंदर आप हैज, हैव और उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसके अंदर सिर्फ इतनी बात होती है कि काम हो चुका, ये नहीं बताया जाता कि काम कब होगा। ये ध्यान में रखें कि सेंटेंस के अंदर सिर्फ ये आइडिया होता है कि काम हो गया, अभी हुआ है और कुछ अर्सा पहले हुआ है, जब भी हुआ है। The time is not given, the time is not mentioned in the sentence, or even it is not understood. Understood भी नहीं है, ज़हनों में भी नहीं है कि कब होगा, लेकिन इतना है कि हो गया। ये चीज जो है वो ज़हन में रखना चाहिए। उस सूरत में आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। यानी जैसे अभी हमने सेंटेंस वो मूवी के हवाले से इस्तेमाल किया, हमने कहा जी आई हैव सीन दिस मूवी लास्ट मंथ। अगर हम उसमें लास्ट मंथ नहीं देखते, हम इतना देखते हैं कि आई हैव सीन दिस मूवी, कि मैंने ये मूवी देखी है या देख ली है या देखी हुई है, जो भी है, इसका मतलब यह है कि काम हुआ है, कब हुआ है ये नहीं पता। कल देखी थी, पिछले हफ्ते, पिछले महीने, पिछले साल, लेकिन बहरहाल देखी हुई। इसका मतलब जो है वो ये काम हो गया होगा at an uncertain time in past. The time is not given, the time is not even understood in the mind of the speaker or even the listener. कि जो स्पीकर और लिसनर है उनके जहनों में अंडरस्टूड भी नहीं, किसी को पता भी नहीं। इस सूरत में जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कुछ और एप्लीकेशंस भी हैं जिसके अंदर हम ये बता देते हैं कि कोई रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन है, उसके लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन है। अच्छा, एक बात और भी ध्यान में रखें, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये शो कर रहा होता है कि काम अगरचे पास्ट का हिस्सा है, माजी का हिस्सा है, बट इट इफेक्ट्स कैन स्टिल बी ऑब्जर्व्ड, कैन स्टिल बी सीन। फिर सुनिए कि प्रेजेंट परफेक्ट ये आइडिया दे रहा होता है कि जो एक्शन है वो पास्ट का हिस्सा है, लेकिन उस एक्शन का जो इफेक्ट है, जो रिजल्ट है, दैट कैन स्टिल बी ऑब्जर्व्ड, दैट कैन स्टिल बी सीन, उसे अभी भी ऑब्जर्व किया जा सकता है, देखा जा सकता है। यानी अगर आप ये बोलते हैं ना कि आई हैव सीन दिस मूवी, इसका मतलब है आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे पता है मूवी में क्या है, आप ये कहना चाह रहे हैं, इससे ये मतलब भी निकलता। इसी तरह आप किसी मिसाल के तौर पर अपने कमरे के बारे में कहते हैं कि आई हैव क्लीन्ड माय रूम, मैंने अपने कमरे की सफाई कर ली है, तो इसका मतलब है इट इज स्टिल क्लीन, अभी भी साफ है, उसका इफेक्ट अभी भी मौजूद है। और अगर वो कमरा अभी भी साफ नहीं है, फिर आप ये नहीं कह सकते कि आई हैव क्लीन्ड, फिर आप यही कहेंगे आई क्लीन इट इन द मॉर्निंग, सुबह को मैंने साफ किया था, अब नहीं है, फिर इसके सेंस ये बने। तो ये चीजें में रखें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम क्या है ना, तो उसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो एक्शन है उसका इफेक्ट अभी तक है, उसका रिजल्ट अभी भी देखा जा सकता है। अच्छा, फिर आप देखिए रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन,
उसके अंदर बाज़ हम सेंटेंस के अंदर कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें वो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन वाला आइडिया मिलता है कि ये अभी अभी हुआ, मतलब यही लफ्ज रिसेंटली इस्तेमाल कर लिया जाए सेंटेंस में, या लेटली का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया जाए, या जस्ट JUST जस्ट का लफ्ज इस्तेमाल हो, या आप येट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अब आप ये देखें, ये अल्फाज भी, ये रिसेंटली, लेटली, जस्ट, येट, ये वो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये सारे अल्फाज। अच्छा, यहां से लेटली का जो लफ्ज है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। लेट का लेट जो देर से हम मतलब लेते हैं, इसका उससे कोई मतलब नहीं है लेटली का। लेटली का मतलब भी वही होता है रिसेंटली, हाल ही। लेटली का मतलब हाल ही में, रिसेंटली। तो ये चीजें मैं, तो इन सूरतों में आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्योंकि ये रीसेंट कंप्लीशन को शो कर रहा है। अच्छा, अब रही बात पास्ट परफेक्ट टेंस की, उसके हवाले से अगर हम बात कर लें, पास्ट परफेक्ट टेंस जो है, जिसके अंदर आप हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैड और मेन वर्ब की वही थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ये आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो यहां पर आप ये देखें कि इसके अंदर आइडिया पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए कि इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट हैपेंड before certain past time or before another past action. अब ये ध्यान रखिए, before certain past time or before another past action. पास्ट परफेक्ट टेंस हम उस एक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं that happened, that occurred, that took place before certain past time, जो किसी given past time से पहले। जैसे मिसाल के तौर पर देखो, हम सेंटेंस लिखेंगे we have submitted our dues before the 10th of last month. अब जरा और करें सेंटेंस की। अगर हम सेंटेंस ये लिखते हैं कि we have submitted our dues before the 10th of last month, कि पिछले महीने की 10 से पहले। अब ये देखिए, पिछले महीने की 10 तारीख ये पास्ट टाइम है, ये जनवरी, ये जो चीज है ना, the 10th of the last month, ये पास्ट टाइम। हम बात कर रहे हैं कि इस पास्ट टाइम से भी पहले टेंस कौन से इस्तेमाल किया, प्रेजेंट परफेक्ट, ये गलत हो गया। इस सिचुएशन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस गलत हो गया। क्यों? हम सेंटेंस को समझें, सेंटेंस के अंदर गिवन टाइम को समझें। टाइम है पास्ट का, और हम कह रहे हैं कि इस गिवन पास्ट टाइम से भी पहले ये काम हुआ था। ऐसी सिचुएशन में ग्रामेटिकली करेक्ट एप्लीकेशन है पास्ट परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट की नहीं है। यहां पे होना चाहिए था we had submitted our dues before the 10th of the last month, इसको यूं होना चाहिए, फिर तो ये सेंटेंस ठीक बनेगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर सेंटेंस गलत। तो यहां पर आप ये देखें, पास्ट टाइम, गिवन पास्ट टाइम से भी पहले एक एक्शन हो रहा है, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करें। गिवन पास्ट टाइम से भी पहले एक एक्शन हो रहा है, तो हम उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करें। अच्छा, फिर आप ये देखें कि हमने ये कहा कि ये दो सिचुएशंस हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की एप्लीकेशन के लिए, कि किसी सर्टेन पास्ट टाइम से पहले
या वो एक्शन अनदर पास्ट एक्शन से भी पहले हो। अब यहां पर गौर करें, जैसे हम सेंटेंस लिखे हैं कि we had completed our assignment when you came to visit us. When you came to visit us. We had completed our assignment when you came to visit us. अगर आपको when से प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको और क्लियर करते हुए यहां बिफोर लगा। वैसे तो वो भी ठीक है, एक्सेप्टेबल, बिल्कुल ठीक है। आप इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए यहां when की जगह बिफोर का लफ्ज लगा। बिफोर यू केम टू विजिट अस, कि जब तुम विजिट करने आए हमें, हम उससे पहले अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर चुके थे। अब देखिए, एक ये पास्ट एक्शन है, व्हेन यू केम, पास्ट है कि तुम आए हमें विजिट करने, और उससे भी पहले ये एक्शन हो गया था, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करें। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की एप्लीकेशन ये है कि हम इसको इस्तेमाल करते हैं ऐसे एक्शंस के लिए जो किसी गिवन पास्ट टाइम से पहले या किसी गिवन पास्ट एक्शन से पहले हो गए, उनके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया करते हैं। तो ये चीज करेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सेंटेंसेस को अच्छी तरह से समझना है। सेंटेंस के अंदर जो मीनिंग है, जो सिचुएशन है, उसको अच्छी तरह से समझना है और देखना है कि किस टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं और जो हमारा एक्शन है उसका उस टाइम फ्रेम से क्या लिंक बनता है, और उसके मुताबिक आप टेंस इस्तेमाल करेंगे, फिर तो बात ठीक होगी। अगर वो उसके मुताबिक नहीं है तो फिर वो सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। इसके लिए आपको ये पॉइंट्स जो है ना वो ध्यान में रखने पड़ेंगे कि ये जो मुख्तलिफ टेंसेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके अंदर वर्ब की फॉर्म्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर एप्लीकेशन जो है ना वो क्या। अच्छा, अब यहां पर एक बात और भी हम साथ साथ देखते चलें कि ये जो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, ये हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर ली थी पहले कि हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आ जाते हैं, या इवन कंपाउंड सेंटेंसेस आ जाते हैं। उनके अंदर उनका जो लिंक है कि हम किसके साथ कौन सा टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको भी ज़हन में रखना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर ये देखें, हम मतलब पास्ट एक्शंस की बात कर रहे हैं, पास्ट में एक्शन 1 और एक्शन 2, दो एक्शंस हैं, दोनों का ताल्लुक पास्ट। अब जरा गौर करें, ये जो दो एक्शंस हैं, दे हैपन साइमल्टेनियसली। दे हैपन साइमल्टेनियसली, बैक वक्त होते हैं, एक ही टाइम में, यानी दरमियान में टाइम का गैप नहीं, दरमियान में टाइम का गैप नहीं है, और बैक वक्त एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। तो फिर आप देखिए दोनों जगह पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप इस्तेमाल करेंगे, दोनों ही एक्शंस के पास्ट इंडेफिनिट आप इस्तेमाल करेंगे, एक्शन 1 के लिए भी, एक्शन 2 के लिए। अगर तो सिचुएशन ये है कि व्हेन बोथ ऑफ देम हैपन साइमल्टेनियसली, कि जब वो दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, तो फिर आप दोनों एक्शंस के लिए जो टेंस अप्लाई करेंगे वो पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें कि I left the room as he entered। देखिए वो as he entered,
जैसे ही वो एंटर हुआ मैं कमरे से बाहर। अब इस सिचुएशन में आप देखें कि किसी एक का कमरे में एंटर होना, किसी दूसरे का कमरे से बाहर जाना, ये एट अ टाइम। जैसे वो आया वो बाहर चला, दरमियान में टाइम का गैप नहीं है, टाइम का कोई ब्रेक नहीं आया, कोई इंटरवल जो है ना वो दरमियान में नहीं आया। ऐसी सूरत में दोनों एक्शंस एट अ टाइम हुए, साइमल्टेनियसली हुए, दोनों जगह आप इस्तेमाल कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई लेफ्ट द रूम एज ही एंटर्ड। इसी तरह फिर देखें, हम कहते हैं नो सूनर डिड I reached the station, then the train took a start. और करें सेंटेंस के, यहां पर भी साइमल्टेनियस एक्शन है। देखिए नो सूनर से हमने सेंटेंस का स्टार्ट लिया है कि जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी ने भी स्टार्ट ले लिया, गाड़ी भी चलना शुरू हो गई। अब देखिए पहुंचना और गाड़ी का चल पड़ना ये एक ही एट अ टाइम हुआ, एक ही वक्त पे हुआ। ये जो नो सूनर और देन का जो कॉम्बिनेशन है ये हमें बता रहे हैं कि जैसे ये काम हुआ उसी वक्त ये काम, ये हमें ये बता रहे। तो ऐसी सिचुएशन में आप टेंसेस के ऊपर वर्क करें। डिड आई रीच, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, डिड के साथ वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। देन द ट्रेन टुक अ स्टार्ट, और यहां पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दोनों क्लॉजेस के अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि सेंस ये है कि ये एक्शंस आर साइमल्टेनियस, एक्शंस इकट्ठे हो रहे हैं, एक ही टाइम पे हो रहे हैं। ऐसी सूरत में हम मतलब दोनों क्लॉजेस के अंदर, दोनों मतलब सेंटेंस के पार्ट्स के अंदर हम यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करेंगे। अब इस सिचुएशन में देखिए ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी एक में भी अगर हम टेंस बदलेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। यानी अगर हम मतलब द ट्रेन टुक अ स्टार्ट, यहां पास्ट इंडेफिनिट की बजाय कोई और टेंस लगा लें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा लेते हैं, द ट्रेन हैव टेकन, या पास्ट परफेक्ट टेंस लगा लेते हैं द ट्रेन हैज टेकन अ स्टार्ट, ये दोनों सिचुएशंस गलत हो जाएंगी। ये दोनों सिचुएशंस यहां पे बिल्कुल जो है ना वो गलत हो जाएगी। तो ये चीज अच्छी तरह से आपके ज़हन में रहनी चाहिए कि दोनों हमारे पास सेंटेंस के अंदर आइडिया, ये जो हमने वो जो कंजंक्शन इस्तेमाल की है उसने हमें बताया कि ये दोनों एक्शंस साइमल्टेनियस है। उस कंजंक्शन ने हमें बताया कि ये दोनों एक्शंस जो है ना वो साइमल्टेनियस है, लिहाजा दोनों के लिए हम जो टेंस इस्तेमाल करेंगे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होगा। अब इसमें किसी एक भी जगह अगर हम डिफरेंट टेंस इस्तेमाल करेंगे तो वो गलत है। अच्छा फिर देखें, पास्ट के दो एक्शंस हैं, एक्शन 1 एक्शन 2। अब इनके दरमियान जो लिंक है, जो मतलब लॉजिकल लिंक या मतलब मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इनका आपस में जो लिंक बनता है उसको जरा समझें। उसके अंदर एक है शॉर्टर एक्शन, एक है लॉन्गर एक्शन। एक है शॉर्टर एक्शन, एक है लॉन्गर एक्शन। मतलब ये है कि एक एक्शन इन प्रोग्रेस है, हो रहा है, और उसके दौरान शॉर्टन एक्शन जो है ना वो एक दफा हुआ, अक्कड़, वो बस एक दफा हो गया या मतलब दरमियान में आ गया, तो यानी वो अभी खत्म नहीं हुआ था कि वो खत्म हो गया, वो अभी इन प्रोग्रेस था लॉन्गर एक्शन, और यही होगा। तो उस सूरत में ये होता है कि ये जो लॉन्गर एक्शन हुआ करता है, क्योंकि वो इन प्रोग्रेस है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस।
जो शॉर्टर एक्शन है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जो शॉर्टर एक्शन है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब जैसे मिसाल के तौर पर आप ये लिखते हैं कि दो एक्शंस हैं, देखिए हम जरा लॉजिकल लिंक के ऊपर गौर कीजिएगा। हम ये कहते हैं कि आई वॉज राइटिंग एन एसे व्हेन यू केम टू माई रूम। अब गौर करें, आई वॉज राइटिंग ये एक एक्शन है, यू केम ये एक और एक्शन। और गौर करें, राइटिंग एक्शन लॉन्गर एक्शन है और कमिंग एक्शन तो शॉर्टर है। कोई बंदा लिख रहा है तो दौरान में कोई बंदा वहां पे आ गया। अब ये नहीं हो सकता, देखिए कि when you were coming I wrote an essay। जरा गौर कीजिएगा कि क्या आप इस तरह लिख सकते हैं कि I wrote an essay